हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर डी शर्मा सर 2025 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सीरीज। यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अच्छे और मैजिकल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या सब 2024 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका इंट्रो है कि प्रीवियस ईयर 2024 सेट ए केमिस्ट्री सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको भी पता होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं 3 सेक्शंस में होते हैं। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स का होता है, दूसरा सेक्शन शॉर्ट टाइप का होता है और तीसरा सेक्शन लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का होता है। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स है और ऑब्जेक्टिव्स पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर किस तरीके से हम लोग देते हैं। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड से और कहता है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने। तो क्वेश्चन है NiCO के होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ना। तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए कह रहा है, तो इस कंपाउंड में निकेल को हम लोग X मान लेंगे। अगर निकेल को हम X मान लेंगे तो X मान लिए तो X कुछ नहीं है तो प्लस प्लस का सिंबल देंगे। CO का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, कितने संख्या में 4 संख्या में है तो गुना 4 और बराबर कोई आवेश नहीं है तो 0। इसको हल करेंगे तो x प्लस 0 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0। इसका मतलब इस कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 0 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो बाबू मोलर विद्युत चालकत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में, है ना। तो देखिए आपको चालकत्व के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो चालकत्व 3 प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, मोलर कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकत्व और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं समतुल्यांकी चालकत्व, है ना। तो मोलर चालकत्व के लिए फॉर्मूला होता है, मोलर चालकत्व के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मोलर चालकत्व के लिए लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन सी, के इंटू 1000 अपॉन सी। तो यहाँ पर के क्या है तो विशिष्ट चालकत्व है, सी क्या है तो विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता है। तो देखिए मोलर चालकता है, विद्युत अपघट्यों की मोलरता है ना, सांद्रता मोलरता के रूप में है ना, विद्युत अपघट्यों की सांद्रता मोलरता के रूप में है ना, मोलारिटी सांद्रता इसमें किसके रूप में है मोलारिटी के रूप में है ना। तो मोलारिटी के रूप में है। तो इस चारों ऑप्शन में से किन कंपाउंड की मोलरता कम होगी, तो जिसकी मोलरता कम होगी उसका ही मोलर चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि K3FeCN के होल 6 का IUPAC नाम क्या है ना। तो सेम वन इसी तरीके से जैसा पहला क्वेश्चन है उसी तरीके से पहले हम लोग इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 3 प्रकार के एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए केंद्रीय धातु, तो हमेशा संक्रमण तत्व जो होता है केंद्रीय धातु होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो Fe केंद्रीय धातु है, Cl लिगेंड्स है और K3 आपके पास क्या है कोर। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, जैसे अभी निकेल का निकाले थे। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए तो
ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहते हैं तो K3 है। तो एक पोटेशियम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 प्लस आप क्या करोगे फेरस को x मानोगे तो x और प्लस क्या होगा Cn का होता है -1 मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना संख्या में Cn है तो 6 संख्या में कोई चार्ज नहीं इसलिए 0। तो आपके पास कैलकुलेशन क्या मिलेगा 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 इजकल टू 0 है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इजकल टू 0 x बराबर 3 आपको मिलना है। x बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या मिला 3 मिला। तो अब देखिए इसका नाम है तो यहाँ पर देखिए पूर्व परमाणु पोटेशियम तो पहले लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड 6 लिगेंड है और साइनो समूह है तो क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। और जब ऋणात्मक लिगेंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं केंद्रीय धातु के अर्ध नाम में 1 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इसका मतलब इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट तो है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। यहाँ पर तत्व का नाम दे दिया है धातु का नाम दिया है कोबाल्ट है मैग्नीशियम है लोहा और निकल है। और पूछ रहा है कि विटामिन B12 में इनमें से कौन से धातु उपस्थित होते हैं है ना। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है कोबाल्ट उपस्थित होता है डियर स्टूडेंट्स है ना। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम जो है आपको विटामिन सी के साथ मिलेंगे। जो विटामिन सी जो होता है मैग्नीशियम को संचित करने का काम करता है। और विटामिन क्या होगा विटामिन सी संचित करने का काम करेगा और लेकिन मैग्नीशियम मिलेगा किसे तो आप काजू खाएंगे नट्स खाएंगे है ना बादाम खाएंगे तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा। लोहा हरी पत्तीदार सब्जी में आपको आयरन की मात्रा उपस्थित होती है। निकेल आपके पास अलमंड है काजू है खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा निकेल की भी प्राप्ति होगी आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है NiC2O4 के होल थ्राइस और सबका पावर क्या है +4 में निकेल की समन्वय संख्या क्या है उपसा संयोजन संख्या क्या है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए C2O4 की जो वैलेंसी होती है वह 2 होती है -2 है ना। तो और कितने संख्या में 3 संख्या में तो 3 2 6 है ना 6 अर्थात कि क्या हो जाएगा इस कंपाउंड में NiC2O4 के होल थ्राइस का पावर +4 आयन में कितना समन्वय संख्या होगा 6। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास ये एक हेलो एल्केन का कंपाउंड है और इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है ना। देखिए आपके पास Cl है 1 नंबर कार्बन के पास है ना और उसके बाद वाले कार्बन के पास CH2 है और उस पर CH और तब CH3 है। तो ऐसी स्थिति में आइसो की कोई बात नहीं है हम लोग जनरल तरीके से IUPAC नामा करेंगे तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल क्योंकि 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 3 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल है और 1 नंबर के कार्बन के साथ क्लोरो है तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन से क्या हो जाता है ब्यूटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए कहता है C2H5Br प्लस NaOH बनाता है इथेनॉल प्लस सोडियम ब्रोमाइड निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए बुआ ये भी हेलो एल्केन है ब्रोमो इथेन है ना। तो हेलो एल्केन में अपरेथेन नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है एक होता है SN1 रिएक्शन एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होता है वह 2 पद में संपन्न होता है और SN2 रिएक्शन जो होता है वह एक ही पद में संपन्न होता है। SN1 रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया के नियम का अनुसरण करता है और SN2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया के नियम का अनुसरण करता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से क्या है ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पर NaBr प्रतिस्थापित हो रहा है इसलिए नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया होगा या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलांशन
SN1 क्रिया के द्वारा होता है ना। तो SN1 क्रिया के द्वारा किस अल्काइल हैलाइड का किस हैलाइड क्या होगा जलांसर करने से SN1 रिएक्शन होगा, है ना। कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलांसर SN1 क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में अभी अभी आपको बताया है ना कि टर्सरी हैलोएल्केन भाग लेता है। टर्सरी हैलोएल्केन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है SN1 रिएक्शन में, उससे कम क्रियाशीलता क्या होती है, सेकेंडरी हैलोएल्केन की होती है, उससे कम प्राथमिक हैलोएल्केन की होती है। तो यहाँ पर टर्सरी हैलोएल्केन चुनना है। तो देखिए पहला जो है ऑप्शन वो सेकेंडरी हैलोएल्केन है, प्राइमरी हैलोएल्केन है, प्राइमरी हैलोएल्केन है और ये टर्सरी हैलोएल्केन है। तो आंसर क्या हो जाएगा लास्ट का डी, CH3 का होल थ्राइस CX, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, जिंक Zn और जल H2O के अवकरण से क्या बनेगा। क्लोरोफॉर्म एक कार्बन वाला कंपाउंड है CHCl3, इसलिए क्या बनेगा, एक कार्बन वाला कंपाउंड मीथेन बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि जब एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है ना। तो इथाइल ब्रोमाइड का सूत्र क्या, CH3CH2Br, है ना। इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, शुष्क सिल्वर के ऑक्साइड से, मतलब Ag2O से। जैसे ही अभिक्रिया करता है कंपाउंड क्या बनता है, तो बनता है आपके पास CH3CH2O CH2CH3 प्लस 2AgBr, 2AgBr, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, है ना। तो ये क्या बन रहा है, दो जगह पे इथाइल है और क्रियाशील समूह O है, मतलब डाई इथाइल ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है, डाई इथाइल ईथर बन रहा है। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। रिएक्शन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो आप पढ़े होंगे ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में, है ना, कि अनाग्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटेन टू ऑल है एक, है ना। ऑप्शन है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल और डाई हाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो देखिए सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संरचना सूत्र में लिख लेंगे। तो संरचना सूत्र क्या होगा, 4 कार्बन से कंपाउंड है, 4 कार्बन बना दिए, है ना। और देखिए यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के साथ ऑल लगा हुआ है, मतलब OH है ना। तो अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप्स ऐड हैं। इधर मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास मिथाइल है और ये आपके पास क्या है, इथाइल है। तो जब जब OH क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो कौन सा अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। यानी कि आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, होगा बी, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कहता है निम्न में से कौन टर्सरी अल्कोहल है ना। टर्सरी अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल पढ़े होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल पढ़े होंगे, टर्सरी अल्कोहल पढ़े होंगे। तो आपको 2 तरीके से बताया गया होगा, है ना, कि प्राइमरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उनके साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। या इसी चीज को दूसरे शब्द में बोलेंगे तो वैसे अल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उनके साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं
उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा या दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा टर्सरी अल्कोहल, वैसे अल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उनके साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं या उनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है, टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, अब अभी आपको बताया, तो इसमें जिस कार्बन से OH है एक अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। देखिए इसमें एक भी H नहीं है जिस कार्बन से वह जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 OH है ना, का IUPAC नेम क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे IUPAC नेम है पूछ रहा है, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, तो आपको नाम से लिखना सिखाए हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 और एक 4 कार्बन से, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो जस्ट अभी क्वेश्चन देखे हैं ऊपर में है ना, कि एल्किल हैलाइड है, सपोज कर लीजिए कि एल्किल हैलाइड मतलब क्या, एल्किल हैलाइड करने का मतलब आपके पास मान लीजिए हमारे पास क्या है R और X है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसे, शुष्क Ag2O से, सिल्वर की ऑक्साइड से, तो ये क्या करेगा आपके पास बना लेगा ROR है ना, तो ये डबल हो गया और ये क्या कर लेगा प्लस 2Ag बना करके बाहर निकल जाएगा, यानी ईथर बना देगा, नहीं कौन बना रहा है, शुष्क Ag2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको नामकरण दिया है ना, आईयूपीएसी नामकरण अल्डिहाइड कंपाउंड है ना, तो अल्डिहाइड CHO क्रियाशील क्रियाशील समूह किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। और देखिए 1 2 3 4 तीन नंबर कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर नाम क्या है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी तब होता है जब ब्रांच चेन के रूप में OH होता है ना, लेकिन OH नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, तो ये चार कंपाउंड में दिए हुए हैं, इसमें से किसको फॉर्मेलिन कहते हैं। तो आपको अल्कोहल ग्रुप में बताया गया होगा कि 40% मेथेनॉल के जलीय घोल को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन कहा जाता है ना, 40% मेथेनॉल के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है ना, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे देखिए आपके यहाँ पर क्या है, एक RCHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा, तो ये O इसमें जुड़ जाएगा और बना लेगा RCOOH है ना, तो क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक अम्ल का ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, एक अम्ल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या क्वेश्चन पूछता है, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्लोरेटोन का निर्माण कब होगा, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किस कंपाउंड से कराएंगे है ना, इस चारों में से किसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा देंगे तो क्लोरोटोन का निर्माण हो जाएगा है ना। तो आप कीटोन ग्रुप में पढ़े होंगे, कीटोन समूह के यौगिक में, कि एसीटोन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरेटोन का निर्माण होता है। देखिए किस तरीके से होता है, तो आपके पास एसीटोन CH3CO और CH3 है ना, इसकी अभिक्रिया कराए CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से है ना, तो क्लोरोफॉर्म से करा दिए तो क्या बनता है, तो ये क्लोरेटोन बनता है। कैसे बनता है, तो CH3 का होल ट्वाइस COH OH और क्या बच गया, तो 3 बॉन्ड पूरा हो गया, चौथा बॉन्ड
CCl3, इसी को पढ़ते हैं क्लोरेटोन, है ना। और क्लोरेटोन जो होता है एक प्रकार का औषधि है, जो जिसको नींद कम आता है उसको दिया जाता है, या जो अधिक चिंता मग्न होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन वाले मरीज को ये दवा दिया जाता है, इससे वो चिंता मुक्त होते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समूह COOH, है ना। तो कोई सा भी कंपाउंड हम लोग लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का और देख लेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए कि हम लिख दिए CH3COOH, तो ये इथेनोइक एसिड है। देखिए कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4, है ना, और ऑक्सीजन की संख्या 2। इसका मतलब n का वैल्यू 2 है, तो क्या हो गया, आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है, इसका मतलब होगा CnH2n और O2। तो कौन सा सूत्र है, CnH2n और O2। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है ना। तो आप फॉर्मिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है, और फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड समूह के यौगिक की बात हो रही है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल HCOOH, और फॉर्मल्डिहाइड की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो दोनों को विभेद कौन करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। कौन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन एस्टर है, जिसे जल अपघटन की क्रिया कराई जा रही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बन रहा है। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, छद्म कोटि अभिक्रिया है ना, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। बाद बाकी ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया कह रहा है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एन ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। तो सबका अलग अलग व्यंजक प्राप्त किए थे और उसका इकाई निकाले थे। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा आंसर, सी, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, ये इतना दिया हुआ है dx अपॉन dt बराबर kh का पावर 1/2 और इंटू h का पावर 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आप अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़े होंगे, बताया गया होगा आप लोगों को कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण के घात का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या बोले, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण के घात का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो योग का मतलब जोड़, है ना। तो घात कितना है, 1/2 है, अब प्लस 1/2 है ना। तो क्या हो जाएगा, दो दो का लघुत्तम 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2/2, तो 1 आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होगा। तो वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने 1909 ईस्वी में क्या किया था कि अधिशोषण समतापी वक्र को समझाया था, बताया था, है ना। और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला क्या है, x/m बराबर kp का पावर 1/n, जहां n का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। n का मान कितना होता है, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चंस के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और यदि हमें Facebook या Instagram पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, जिससे हमारी मोटिवेशन बनी हुई रहे। धन्यवाद।